ये कहानी किसी डरावने भूत की नहीं है, बल्कि एक भाई बहन और उनके प्यार की है। ईशा जब 10 साल की थी, तब वो अपने बड़े भाई तरुण के साथ घर के जस्ट बाहर रोड के पास खेल रही थी। तभी अचानक से एक ट्रक आई और तरुण को ठोकर मार के चली गई। ईशा ने जब पीछे देखा तो उसका बड़ा भाई रोड के एक किनारे जमीन पर पड़ा हुआ था। जब उसने पास जाके उसका नाम पुकारा, तब भी उसने कोई जवाब नहीं दिया। 13 साल का ईशा का बड़ा भाई तरुण अपनी बिन मां बाप की बहन और इस दुनिया को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए जा चुका था। 10 साल की ईशा अब बिल्कुल अकेले पड़ गई थी। ईशा को पोलियो भी था, जिसकी वजह से वो बैसाखी के सहारे चलती थी। इसी वजह से कोई उससे दोस्ती नहीं करता था और स्कूल में लोग उसका मजाक उड़ाते थे। एक रेशमा नाम की लड़की अपने 2 दोस्तों के साथ उसको खूब परेशान करती थी। कभी उसे उल्टा सीधा बोलना तो कभी उसकी बैसाखी ले लेना। उस दिन ईशा रोते रोते घर जा रही थी। उसका मूड बहुत खराब था और उसके पैरों में भी बहुत तेज दर्द हो रहा था। तभी अचानक एक कार बहुत तेज स्पीड पे उसके सामने आई। ईशा को अचानक लगा जैसे एक हवा का झोंका आया हो और उसे रोड के उस पार लेकर रख दिया हो। ईशा को ऐसा लगा कि उस हवा के झोंके में उसके बड़े भाई तरुण का हाथ था। उस रात जब उसकी नींद खुली, तब उसे खिड़की के पास एक परछाई दिखी, जिसे देखकर वो बहुत डर गई। उसे ऐसा लगा कि उसके कमरे में कोई भूत हो। लेकिन जब उसने ध्यान से देखा तो वहां तरुण खड़ा था। उसने तरुण का नाम लेकर उसे पुकारा, लेकिन वो कुछ ही देर में गायब हो गया। उसे लगा कि अभी जो उसने देखा वो उसके मन का वहम है और वो वापस आंखें बंद करके सो गई। जब वो सुबह उठी तो उसने देखा कि तरुण खिड़की के पास खड़ा है और सूरज की रोशनी में खिड़की से बाहर देखता हुआ मुस्कुरा रहा है। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि तरुण वहां था। इस बार जब उसने उसका नाम पुकारा तो तरुण उसकी तरफ मुड़ा। जैसे ही वो तरुण के पास उसे गले लगाने गई, वो उसके आर पार हो गई और वो गायब हो गया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन धीरे धीरे कई बार तरुण उसे दिखने लगा। वो कभी उससे कुछ नहीं बोलता था, पर अब ईशा को विश्वास होने लगा था कि तरुण वाकई उसके साथ है और उसका ध्यान रख रहा है। इस बात से ईशा के अंदर मानो एक अलग सा आत्मविश्वास आ गया था। उसके पैर में जान आ गई थी और उसने पैर का इलाज कराना भी शुरू कर दिया था। पैर में बढ़ती जान के साथ वो जिंदगी में भी बेपरवाह हो गई थी। उसे अब स्कूल में किसी की बात का फर्क नहीं पड़ता था और जब रेशमा उसके साथ कोई छेड़खानी करती थी तो वो अपनी बैसाखी से ही उसे डरा देती थी। पर एक बार जब वो अपने घर जा रही थी, तब रेशमा और उसके कुछ दोस्तों ने उससे चिढ़कर उसे कैनल में गिरा दिया और वहां से चले गए। ईशा को तैरना नहीं आता था और वो पानी के अंदर डूबे जा रही थी। तभी उसे इतने दिनों बाद तरुण की आवाज सुनाई दी, जो उससे कह रहा था, ईशा अपने पैर चलाओ, तुम्हें तैर के ऊपर तक जाना है। ईशा तुम्हें ऊपर तक जाना है। ईशा ने तरुण की आवाज सुनकर अपने पैर चलाना शुरू कर दिया और जैसे ही वो पानी के ऊपर आई, उसने जोर से मदद के लिए चिल्लाया। एक आदमी ने उसकी पुकार सुनकर उसे बचा लिया और उसे हॉस्पिटल ले गया। उसके पैर की दिक्कत होने के बावजूद वो एकदम ठीक थी। जैसे जैसे टाइम बीता, वो खुद अपने पैरों पर बिना बैसाखी के चलने लगी। जब वो 13 साल की हुई, तब उसने देखा कि वो तरुण से ज्यादा लंबी हो गई। तरुण भी खिड़की के पास खड़ा मुस्कुराते हुए उसे देख रहा था। उस रात जब ईशा सो रही थी, तब उसे ऐसा लगा जैसे तरुण ने उसके सर पर हाथ फेरा, उसके कान में बोला, बाय। जैसे ही उसकी नींद खुली, उसने देखा कि कमरे की खिड़की खुली हुई थी और तरुण कहीं आसपास नहीं था। उस दिन से आज तक फिर कभी उसे तरुण नहीं दिखा, लेकिन वो खुश थी
कि जब उसे अपने भाई की सबसे ज्यादा जरूरत थी, वो उसके साथ, उसके पास था और वो उसे जीना सिखा के गया। दोस्तों, हमने अपना नया YouTube चैनल लॉन्च कर दिया है जिसका नाम है द क्राइम शो बाय खूनी मंडे, जहां हम लाएंगे आपके लिए दिल दहला देने वाली क्राइम स्टोरीज। पहली वीडियो बुराड़ी की मिस्टीरियस डेथ्स पर है, जहां एक सुबह दिल्ली के एक घर में 11 लोगों की एक फैमिली के सारे मेंबर्स की हो जाती है डेथ। है ना शॉकिंग? तो जल्दी से हमारे नए चैनल द क्राइम शो बाय खूनी मंडे को सब्सक्राइब करो और हमारी पहली वीडियो को एंजॉय करो। लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में। रक्षाबंधन का दिन भाई बहन का दिन कहलाया जाता है। 11 साल की स्मिता के लिए भी ये दिन खुशियों से भरा होता था, जब उसके सारे बड़े भाई बहन घर आकर खूब मजा करते थे। पर कुछ साल पहले एक रक्षाबंधन का दिन स्मिता की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगा, ये कोई नहीं जानता था। रक्षाबंधन की रात स्मिता और उसके भाई बहन एक कमरे में बैठे हुए एक दूसरे को डरावनी कहानियां सुना रहे थे। स्मिता की सबसे बड़ी बहन नेहा ने कहा कि वो आत्मा बुलाना जानती है। हॉस्टल की सहेलियों के साथ नेहा ये अक्सर करती रहती थी। सब जोर से उस पर हंसने लगे। उन्हें लगा नेहा सबको डराने की कोशिश कर रही है। अपना मजाक बनते देख नेहा आत्मा को बुलाने के लिए राजी हो गई। नेहा ने कमरे की सारी लाइट्स बंद कर दी और सबको एक गोले में बैठने के लिए कहा। उसके बाद नेहा ने गोले के बीच में एक कैंडल और एक सिक्का रख दिया। नेहा ने सबको एक दूसरे का हाथ पकड़ने के लिए कहा और कहा चाहे कुछ भी हो जाए, हाथ नहीं छोड़ना। और ये कहकर नेहा आंखें बंद करके कुछ मंत्र बोलने लगी और देखते ही देखते गोले के बीच में पड़ा सिक्का हिलने लगा। सब ये देखकर भौचक्के रह गए। गोले में पड़ा सिक्का अब उठकर खुद घूमने लगा और घूमते घूमते गोले से बाहर निकलकर दीवार पर चढ़ने लगा। डर के मारे सबकी हालत खराब हो रही थी और उस समय छोटी सी 11 साल की स्मिता इतना डर गई थी कि उसने अपना हाथ छुड़वा के अपनी आंखें बंद कर ली। जैसे ही स्मिता ने अपना हाथ छोड़ा, सिक्का जमीन पर गिर गया, पर जो दीवार पर रह गया था वो देखकर सब डर से कांपने लगे। दीवार से एक औरत चिपकी बैठी थी जिसकी गर्दन टूटी हुई थी, नाखून लंबे थे, होठ सिले हुए और आंखें दूध सी सफेद थीं। सब मानो अपनी जगह पर बर्फ की तरह जम गए थे। नेहा उठी और सिक्का उठाने के लिए डरी डरी आगे जाने लगी। जैसे ही उसने सिक्के को छुआ, वो औरत नेहा के ऊपर झपटी और उसे नोचने लगी। ये देखकर स्मिता जोर से चीखने लगी और स्मिता के मम्मी पापा अंदर आ गए थे। उन्हें देखते ही वो औरत नेहा के ऊपर से गायब हो गई। सब लोग नेहा को डरी नजर से देखने लगे। नेहा उठी और पलटी। उसके होठ बिल्कुल उस औरत की तरह सिले हुए थे। नेहा ने स्मिता के मम्मी पापा को देखकर बहुत जोर से चिल्लाया और वहीं पर बेहोश हो गई। वो लोग फौरन उसे हॉस्पिटल लेकर भागे, जहां उसका इलाज हुआ। कुछ समय बाद वो ठीक हो गई। छोटी सी स्मिता को ये रक्षाबंधन का दिन हमेशा के लिए एक दिल दहला देने वाली याद दे गया। भाई और बहन का रिश्ता अपने आप में ही बहुत अनोखा होता है और इसी रिश्ते को सेलिब्रेट करने के लिए रक्षाबंधन मनाया जाता है। रक्षाबंधन वाले दिन एक बहन अपने भाई को राखी बांधती है और भाई अपनी बहन से यह वादा करता है कि वो उसकी हमेशा रक्षा करेगा। पर क्या यह वादा सिर्फ जिंदा लोगों तक सीमित होता है? श्रुति 8 साल की थी जब उसकी क्लास में पहली बार रक्षाबंधन की थीम पर उसे एक ऐसे लिखने को मिला। श्रुति अपने पेरेंट्स की एक लौती बेटी थी और उसके कोई क्लोज कजिन्स भी नहीं थे, तो उसने कभी रक्षाबंधन सेलिब्रेट ही नहीं किया था। श्रुति ने अपने पेरेंट्स से अपने होमवर्क के लिए हेल्प भी मांगी, पर काम में बिजी होने की वजह से दोनों में से कोई भी उसकी मदद नहीं कर पाया। अगले दिन सुबह
श्रुति अपनी स्कूल बस का वेट करते हुए रक्षाबंधन पर लाइंस लिखने की कोशिश कर रही थी, लेकिन श्रुति को समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या लिखे। उसे ऐसे जूझते हुए देखकर एक स्कूल यूनिफॉर्म पहना लड़का उसके पास आया। वो उम्र में श्रुति से बड़ा था, पर उसने मुस्कुराकर श्रुति से कहा, मुझे भी ऐसा ही होमवर्क मिला था कुछ साल पहले, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूं? श्रुति ने उसे देखा, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। वो लड़का फिर से बोला, रक्षाबंधन सिर्फ एक फेस्टिवल नहीं है, एक प्रॉमिस है, एक ऐसा प्रॉमिस जो एक भाई अपनी बहन से करता है। वो लड़का रक्षाबंधन के बारे में श्रुति को और बताने लगा, और श्रुति भी सुनती रही। श्रुति ने उसकी पूरी बात सुनी और वो खुश हो गई, क्योंकि अब उसका होमवर्क कंप्लीट होने वाला था। तभी अचानक उस बस स्टॉप पर श्रुति की स्कूल बस आ गई। श्रुति हड़बड़ाहट में बस पर चढ़ी। चढ़ते चढ़ते उसे याद आया कि श्रुति ने उस लड़के को थैंक यू तो बोला ही नहीं। श्रुति उसे थैंक यू बोलने के लिए जैसे ही पीछे मुड़ी, वो लड़का उसे दिखाई नहीं दिया। उसी शाम श्रुति अपनी मम्मी से अपने दिन के बारे में बात कर रही थी, पर उसकी मम्मी अपने काम में बहुत ज्यादा बिजी थी और वो श्रुति को ढंग से सुन नहीं पाई। ऐसा पहली बार नहीं हो रहा था, पर इस बार श्रुति को बहुत बुरा लगा और वो घर के बाहर वाले पार्क में जाकर बैठ गई। उसकी आंखों में आंसू थे। तभी श्रुति को अपने सामने एक लड़का रुमाल लिए खड़ा दिखाई दिया। श्रुति पहचान गई कि वो वही बस स्टॉप वाला लड़का था। श्रुति ने उसे देखकर थैंक यू बोला और वो श्रुति के आंसू पोंछकर उससे कहने लगा कि वो रोते हुए बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। ये सुनकर श्रुति के चेहरे पर मुस्कान आ गई। श्रुति और वो लड़का काफी देर तक बातें करते रहे। फिर श्रुति ने उस लड़के का नाम पूछा तो उस लड़के ने कहा, मेरा नाम अमन है और मैं B9 भेरा एनक्लेव में रहता हूं। और तुम श्रुति? छोटी सी श्रुति को अपने घर का एड्रेस नहीं मालूम था, तो श्रुति ने अमन के उस सवाल पर अपनी नजरें झुका ली। पर इस पर अमन हंस दिया और उससे कहा, कोई बात नहीं, पर घर का रास्ता तो जानती हो ना, बहुत देर हो गई है, अब घर जाओ। श्रुति ने अमन को बाय किया और वो मुस्कुराते हुए घर पहुंच गई। लेकिन श्रुति जैसे ही घर पहुंची, उसकी चीख निकल गई, क्योंकि उसने देखा कि उसकी मम्मी के हाथ से खून बह रहा था और वो जमीन पर गिरी हुई थी। श्रुति को कुछ समझ नहीं आया। वो रोते हुए मम्मी के पास बैठ गई। श्रुति की मम्मी ने श्रुति को उनका फोन लाने के लिए कहा। श्रुति जल्दी से भागकर अपनी मम्मी का फोन ले आई। श्रुति की मम्मी ने तुरंत हॉस्पिटल फोन किया और कहा, प्लीज जल्दी से एम्बुलेंस भेज दीजिए, इट्स एन इमरजेंसी, प्लीज रीच B9 भेरा एनक्लेव। श्रुति पहले से ही डरी हुई थी, लेकिन जब उसकी मॉम ने फोन पर अपना एड्रेस बोला तो श्रुति अचंभे में आ गई, क्योंकि अमन ने भी अपना एड्रेस यही बताया था। उसके बाद एम्बुलेंस आई और श्रुति की मॉम को हॉस्पिटल ले गई। श्रुति की मॉम हॉस्पिटल जाकर स्टेबल हो गईं। उनका घाव कोई मामूली घाव नहीं था, बल्कि चाकू से उनके हाथ पर लिखा था, यू मेड हर क्राई, यानी तुमने उसे रुलाया। श्रुति के पापा जैसे ही हॉस्पिटल रूम में आए तो उन्हें देखते ही श्रुति की मम्मी रो पड़ी और उन्होंने श्रुति के पापा से कहा, अमन, वो मुझे दिखा, वो हमारे घर में था। श्रुति चौंक गई और कहने लगी, अमन घर आया था? श्रुति के मुंह से अमन का नाम सुनकर श्रुति के पेरेंट्स के चेहरे के रंग उड़ गए। उन्होंने श्रुति से पूछा कि वो अमन को कैसे जानती है, तो श्रुति ने उन्हें बताया कि अमन नाम का एक भूरी आंखों वाला लड़का उसे स्कूल यूनिफॉर्म पहने अक्सर मिलता है। वो जैसे जैसे अमन के बारे में बता रही थी, श्रुति की मम्मी और घबराए जा रही थी। उन्होंने श्रुति को कस के गले लगा लिया और जोर से रोने लगी। श्रुति अब सहम गई थी, क्योंकि उसने अपने पेरेंट्स को इस तरह रोते कभी नहीं देखा था। वो बार बार पूछने लगी कि आखिर हुआ क्या है। उसकी मां ने रोते हुए श्रुति को बताया कि 3 साल पहले रक्षाबंधन के दिन अमन और वो बाहर जा रहे थे और तभी उन दोनों का रोड एक्सीडेंट हो गया। उस एक्सीडेंट में
अमन गुजर गया। एक्सीडेंट के बाद सर पर चोट आने की वजह से श्रुति को मेमोरी इंपेयरमेंट हो गया था और डॉक्टर्स की सलाह थी कि श्रुति को ट्रॉमा से बचाने के लिए यही बेहतर होगा कि श्रुति को अमन के बारे में कुछ ना बताया जाए। श्रुति की मम्मी ने कहा, अमन तुमसे बहुत प्यार करता था, उसने तुमसे वादा किया था कि वो हमेशा तुम्हारी रक्षा करेगा। इतना सब सुनकर श्रुति के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे इतना सब कुछ एक साथ सुनकर एक झटका लगा और तभी उसे हॉस्पिटल की खिड़की के बाहर अमन खड़ा दिखाई दिया और श्रुति को मानो सब कुछ याद आ गया। इससे पहले कि श्रुति अपने मम्मी पापा को यह बताती कि अमन खिड़की के पास खड़ा है, वो वहां से हमेशा हमेशा के लिए गायब हो गया और फिर कभी वापस नहीं आया। आज भी श्रुति हर रक्षाबंधन के दिन एक राखी खरीद कर लाती है और घर के मंदिर में रखती है। उस दिन के बाद से उसे अमन कभी दिखा तो नहीं, पर वो जानती है कि अमन उसकी हमेशा रक्षा करेगा, हमेशा राखी का वादा निभाएगा। शापित रक्षाबंधन। रक्षाबंधन के फेस्टिवल की इंडियन कल्चर में बहुत मान्यता है, पर क्या हो अगर इस फेस्टिवल को मनाने से लोग डरते हों? क्या हो अगर एक बहन के अपने भाई को राखी बांधने से कुछ अनर्थ हो सकता हो? तो यह कहानी उत्तर प्रदेश के जगतपूर्वा विलेज की है। इस गांव में पिछले 100 सालों से किसी ने भी रक्षाबंधन का त्योहार नहीं मनाया है। ऐसा माना जाता है कि जब भी इस गांव में कोई बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती है, उसके भाई के साथ कुछ बहुत ही भयानक हो जाता है। पर यह बात कॉलेज में पढ़ रहे कपूर फैमिली के बच्चे नहीं जानते थे। उन चारों भाई बहनों ने पहाड़ों में जाकर रक्षाबंधन की छुट्टियां मनाने का प्लान बनाया था। सबसे बड़ा भाई ऋषभ अपनी कार से अपनी बहन मायरा और कजन्स ऋत्विक और ईशा के साथ मसूरी के लिए निकल गया। पैसेंजर सीट पर बैठी मायरा रास्ता देख रही थी और कार में सब म्यूजिक एंजॉय कर रहे थे। तभी मायरा को अपने किसी दोस्त का कॉल आया और वो कॉल पर बातें करने लगी। कुछ दूर जाने के बाद ऋषभ ने रियलाइज किया कि उसने शायद कोई एग्जिट मिस कर दिया है और फोन पर बातें करती हुई मायरा को होश ही नहीं था कि रास्ता देखने की जिम्मेदारी उसकी थी। ऋषभ ने गुस्से से मायरा से उसका फोन छीना और नेविगेशन ऐप देखने लगा। उन्होंने मसूरी जाने वाले एग्जिट को 17 किलोमीटर पहले ही मिस कर दिया था। ऋषभ को गुस्से में देख मायरा ने फटाफट ऑल्टरनेटिव रास्ता चुन लिया। वो रास्ता उत्तर प्रदेश के अंदर से होकर निकल रहा था, पर अब कोई और ऑप्शन नहीं था, इसलिए ऋषभ को वही रास्ता फॉलो करना पड़ा। वो रास्ता कई गांव से होकर निकल रहा था। कच्ची सड़कों पर गाड़ी चलाना बहुत मुश्किल हो रहा था कि तभी एकदम से गाड़ी को बहुत जोर से एक झटका लगा। ऋषभ ने कोशिश की, पर गाड़ी आगे ही नहीं बढ़ रही थी। उसने बाहर निकलकर देखा तो गाड़ी का टायर एक गहरे गड्ढे में फंस गया था। आसपास उन्हें दूर दूर तक कोई नहीं दिख रहा था, बस खाली खेत थे। ऋत्विक ईशा को लेकर मदद ढूंढने चला गया। सूरज डूबने में अब ज्यादा समय नहीं था। ऋषभ को अब बहुत टेंशन होने लगी थी कि तभी उसने देखा कि सामने से ऋत्विक और ईशा आ रहे थे और उनके साथ 4-5 लोग थे जो कि उस गांव में रहने वाले लग रहे थे। उन लोगों ने आते ही पीछे से धक्का मारकर गाड़ी को उस गड्ढे से बाहर निकाल दिया। ऋषभ और उसके भाई बहनों को चैन की सांस आई और वो उन गांव वालों को थैंक यू कह के वहां से निकलने लगे। तभी एक गांव वाले ने उन्हें रोक लिया और उन्हें बताया कि करीबन 70 किलोमीटर आगे तक एक कच्चा रास्ता था और उस रास्ते पर स्ट्रीट लाइट्स भी नहीं लगी थी। अंधेरे में वहां गाड़ी चलाना खतरे से खाली नहीं था और इसलिए उन गांव वालों ने ऋषभ और उसके भाई बहनों को उन्हीं के गांव में रुकने के लिए कहा। ऋषभ को उन गांव वालों की बात सही लगी और वो उन्हीं के साथ गांव में रुक गए। पर ऋषभ नहीं जानता था कि यह गांव जगतपूर्वा गांव था। अगले दिन रक्षाबंधन था और क्योंकि पहाड़ों में पहुंचने में उन्हें अभी काफी समय था, तो ऋषभ और ऋत्विक ने अगली सुबह उसी गांव में अपनी बहनों से राखी बंधवा ली।
उस गांव से निकलने से पहले ऋषभ उन गांव वालों का शुक्रिया करना चाहता था, इसलिए वो ऋत्विक को अपने साथ लेकर पहले उनके घर चला गया। घर से बाहर निकलते ही ऋषभ ने देखा कि पूरा गांव सुनसान था। कोई भी गांव वाला अपने घर से बाहर नहीं था। उस गांव में चलते चलते अचानक ही ऋत्विक का दम घुटने लगा और उसे सांस लेने में दिक्कत होने लगी। देखते ही देखते ऋत्विक का पूरा चेहरा लाल होने लगा था। ऋषभ को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो जोर जोर से चीख कर मदद मांगने लगा। उसकी चीख सुनने पर एक गांव का आदमी दौड़कर उसके पास आया, पर जैसे ही उसने उन दोनों के हाथों में राखी बंधी देखी तो वो आदमी एकदम घबरा गया और डर कर वहां से भाग गया। ऋषभ को यह बहुत अजीब लगा, इसलिए ऋषभ खुद ही ऋत्विक को कंधे पर उठाकर वहां से ले जाने लगा कि तभी उसको पीछे से एक धक्का लगा और वो जमीन पर गिर गया। ऋषभ उठने की कोशिश करने लगा, पर उसे अचानक अपनी पीठ पर बहुत ज्यादा वजन महसूस होने लगा था। वो हिल भी नहीं पा रहा था। उसने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो उसकी पीठ पर एक बहुत ही भयानक दिखने वाली औरत बैठी थी। उसके काले बाल उसके पूरे शरीर को ढक रहे थे। वो पागलों की तरह मुस्कुराती हुई ऋषभ को ही देख रही थी और फिर वो अचानक गायब हो गई। ऋषभ की रूह कांप गई थी, लेकिन ऋत्विक की हालत बिगड़ती ही जा रही थी। ऋषभ वहां से जल्दी से उठा और ऋत्विक को फिर से कंधे पर उठाकर भागने लगा। तभी जोरों से आंधी चलने लगी और देखते ही देखते वो हवाएं इतनी तेज हो गईं, पूरे गांव के सभी घरों की टीन की छतें टूटने लगीं। आसमान काला पड़ गया। ऐसा लग रहा था जैसे उस गांव पर प्रलय आने वाली थी। ऋषभ वहां से जल्दी निकलना चाहता था, पर ऋषभ को क्या पता था कि आगे कौन सा भयानक मंजर उसका इंतजार कर रहा था। भागते भागते ऋषभ ने देखा कि ऋत्विक के मुंह से खून बहने लगा था और वो बेहोश होने लगा था। उसने ऋत्विक को जमीन पर लेटाया और उसे होश में लाने की कोशिश करने लगा, लेकिन कुछ ही पलों में ऋत्विक ने रिएक्ट करना ही बंद कर दिया। उसी वक्त जिस जमीन पर ऋत्विक लेटा था उसी के नीचे से दो काले गले हुए हाथ बाहर निकले और ऋषभ का गला दबाने लगे। ऋषभ बुरी तरह दर्द से फड़फड़ाने लगा। धीरे धीरे ऋषभ की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। कुछ समय बाद जब ईशा और मायरा अपने भाइयों को ढूंढते हुए आए तो उन्होंने देखा कि गांव में भीड़ जमा है। जब वो भीड़ के पास गए तो उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। नीचे जमीन पर उनके भाई ऋत्विक और ऋषभ की लाशें पड़ी थीं। ईशा और मायरा को अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। तब गांव के एक बुजुर्ग ने उन्हें बताया कि पिछले 100 सालों से उस गांव में किसी बहन ने अपने भाई को राखी नहीं बांधी। उस बुजुर्ग ने कहा कि उस जगह पर एक चुड़ैल का श्राप है। कहते हैं कि कई साल पहले एक पिता अपने बेटे और बेटी दोनों को अपनी जमीन का बराबर हिस्सा देना चाहते थे, लेकिन उनके बेटे को यह बात हजम नहीं हुई और उसने राखी के दिन ही अपनी बहन से राखी बंधवाने के बाद जहर डालकर उसे मीठे में जहर भरी खीर खिला दी, जिसकी वजह से उस लड़की की मौत हो गई। मरते वक्त उस लड़की ने पूरे गांव को श्राप दिया कि अगर कोई बहन किसी भाई को राखी बांध दे तो वो चुड़ैल उस भाई को मार डालेगी। ईशा और मायरा ये सब सुनकर अंदर से टूट गए। वो इस सदमे से कभी नहीं उभर पाए और आज भी वो अपने भाइयों को खोने के गम में अपनी जिंदगी बिता रहे हैं। और रही बात जगतपूर्वा गांव के लोगों की, तो वो आज भी रक्षाबंधन के दिन बस जिंदा रहने की आस रखते हैं। तो भाइयों, अपनी बहनों के साथ कभी गलत मत करना। पता नहीं कब किसी बहन का श्राप आपको लग जाए। और हां, हमारी वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन दबाना मत भूलना।